नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया और आप देख रहे हैं ईपीसी वर्ल्ड न्यूज। शुरू करते हैं आज की हिंदी बुलेटिन की हेडलाइन से। एटमार्ट्सको लिमिटेड फरवरी 2024 में आरंभिक सार्वजनिक पेशकश शुरू करने के लिए है तैयार। ईशान इंटरनेशनल को महाराष्ट्र में 150 करोड़ का मिला ऑर्डर। शुद्ध लाभ में 60% सालाना वृद्धि की रिपोर्ट के बाद स्मॉल कैप स्टॉक में आया 4% का उछाल। भारत की जेके लक्ष्मी सीमेंट ने तीसरी तिमाही के मुनाफे में दर्ज की 69% की बढ़ोतरी। कैबिनेट ने 6000 करोड़ की मत्स्य पालन योजना को दी मंजूरी। अदानी पोर्ट्स ने आईएफएससी गिफ्ट सिटी में एक जहाज पट्टे पर देने वाली इकाई की शुरू। सिंधिया ने कहा कि 2024 के अंत तक जेवर हवाई अड्डा हो जाएगा तैयार। टेक्सटाइल मेगा पार्कों को जल्द ही मिलेंगे इंफ्रा डेवलपर्स। रेलवे पर कैबिनेट के फैसले से बुनियादी ढांचे को मिलेगा बढ़ावा। ओडिशा हाईकोर्ट ने ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास योजना में बदलाव का दिया आदेश। इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च बढ़ने से हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया का तीसरी तिमाही का बढ़ा मुनाफा। बुनियादी ढांचे पर खर्च मुद्रास्फीति में कमी और आगामी चुनावों के कारण खपत में बढ़ोतरी की है उम्मीद। बुनियादी ढांचे पर जोर के बीच मानदंडों की अनदेखी के कारण अधिक सुरंग खोदने की आ सकती है आपदाएं। चाकन औद्योगिक क्षेत्र खराब सड़क बुनियादी ढांचे और यातायात समस्याओं से हुआ बुरी तरह प्रभावित। एसजेवीएन को 1100 करोड़ रुपए से अधिक की सौर परियोजना के लिए एलओई हुआ प्राप्त। बर्न्स एंड मैकडॉनल्ड इंडिया बेंगलुरु कार्यालय ट्रांसमिशन और वितरण समूह के लिए नेताओं का करता है चयन। सिलकायरा बड़कोट सुरंग निर्माण में कमियों के लिए एनएचआई डीसीएल अधिकारियों को मिला नोटिस। आइनॉक्स विंड ने सीईएससी से भारत के सबसे बड़े 1500 मेगावाट के ऑर्डर के लिए समझौते पर किए हस्ताक्षर। शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। एटमार्ट्सको लिमिटेड ने फरवरी 2024 में लघु और मध्यम उद्यम आरंभिक सार्वजनिक पेशकश शुरू करने की घोषणा की है। एटमार्ट्सको की इस्पात, बिजली और बुनियादी ढांचे तथा इस्पात निर्माण समाधानों में उपस्थिति है। एटमार्ट्सको लिमिटेड 73,05,600 इक्विटी शेयरों की पेशकश कर रहा है, जिसमें 54,80,000 इक्विटी शेयर ताजा इशू के रूप में और 18,25,000 इक्विटी शेयर ऑफर फॉर सेल के माध्यम से शामिल है। एटमार्ट्सको लिमिटेड को एनएसई इमेज पर सूचीबद्ध किया जाएगा। एटमार्ट्सको लिमिटेड के अनुसार आईपीओ से प्राप्त आय का उपयोग मौजूदा और नए अनुबंधों पर दक्षता में सुधार के लिए ईपीसी क्षेत्र में प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाता बनने के लिए कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं और ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए किया जाना है। ईपीसी कंपनी ईशान इंटरनेशनल लिमिटेड ने गुरुवार को कहा कि उसे महाराष्ट्र में पीएम कुसुम योजना के तहत 150 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। एक बयान के अनुसार योजना के हिस्से के रूप में पूरे महाराष्ट्र में 5000 से अधिक पंप स्थापित किए जाएंगे। कंपनी ने बयान में कहा कि ये ऑर्डर महाराष्ट्र सरकार की महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी MEDA से मिला है। इसमें कहा गया है कि ईशान इंटरनेशनल ने महाराष्ट्र में मेडा से 150 करोड़ रुपए का एक बड़ा कार्य ऑर्डर प्राप्त किया है। कार्य ऑर्डर प्रतिष्ठित कुसुम योजना के अंतर्गत आता है। वैश्विक उपस्थिति वाली सबसे बड़ी विशिष्ट इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण ईपीसी कंपनियों में से एक के शेयरों में Q3 FY24 के नतीजे जारी होने के बाद दिन के कारोबार में 4% की बढ़ोतरी हुई और इसके शुद्ध लाभ से 60% की बढ़ोतरी हुई। रुपए के बाजार पूंजीकरण के साथ अल्पात्रो प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड के 14,212 करोड़ के शेयर कारोबार कर रहे थे। 878.30 जो पिछले दिन के बंद भाव से 3.78% अधिक है और परिचालन से इसका राजस्व सालाना आधार पर 22.27% बढ़कर Q3 FY23 में 4,004 करोड़ और Q3 FY24 में 4,896 करोड़ और ये रुपए से 8.36% बढ़ गया।
Q2 FY24 में 4,518 करोड़ और Q3 FY24 में 4,896 करोड़ हो गया। भारत की जेके लक्ष्मी सीमेंट ने गुरुवार को स्वस्थ मांग और ऊंची कीमतों के कारण तीसरी तिमाही के मुनाफे में 69% की वृद्धि दर्ज की। जेके ग्रुप की निर्माण सामग्री शाखा कंपनी ने कहा कि 31 दिसंबर को समाप्त तिमाही में कर पश्चात शुद्ध लाभ बढ़कर 1.24 बिलियन रुपए हो गया, जो एक साल पहले 735.9 मिलियन रुपए था। परिचालन से राजस्व 6.6% बढ़कर 15.86 बिलियन रुपए हो गया। बिजली और ईंधन की लागत जेके लक्ष्मी का सबसे बड़ा खर्च लगभग 25% गिर गया। आवास और बुनियादी ढांचे क्षेत्रों में मांग में वृद्धि देखी गई है, जिसे राष्ट्रीय चुनावों से पहले उच्च सरकारी खर्च से सहायता मिली है, जिससे सीमेंट निर्माताओं की आय में वृद्धि हुई है। सरकार ने गुरुवार को असंगठित मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक बनाने, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को संस्थागत वित्त की सुविधा प्रदान करने और जल कृषि बीमा को बढ़ावा देने के लिए 6,000 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की है। सरकार ने 7,522.48 करोड़ से पहले से स्वीकृत फंड और 939.48 करोड़ रुपए के बजटीय समर्थन के भीतर मत्स्य पालन अवसंरचना विकास कोष को अगले 3 वर्ष के लिए 2025 से 26 तक बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम के तहत भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में एक जहाज लीजिंग इकाई स्थापित की है। दुनिया के अन्य हिस्सों में भारत केंद्रित व्यापार को आगे बढ़ाने के सरकार के प्रयास APSEZ ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी शांति सागर इंटरनेशनल ड्रेजिंग लिमिटेड यानी SSIDL ने 8 फरवरी को एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पोसीडॉन लीजिंग IFSC लिमिटेड को शामिल किया है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को कहा कि नोएडा के जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस साल के अंत तक परिचालन के लिए तैयार हो जाएगा। वहीं सिंधिया ने लोकसभा में यह भी कहा कि भारत अब घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के मामले में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमान बाजार है और 2030 तक ये दुनिया का 3रा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। उत्तर प्रदेश में 6 हवाई अड्डे थे। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद हमने राज्य में 4 और हवाई अड्डे बनाए हैं और जल्द ही 5 और हवाई अड्डे तैयार हो जाएंगे। जेवर हवाई अड्डा भी इस साल के अंत तक परिचालन के लिए तैयार हो जाएगा, इसलिए इस साल के अंत तक यूपी में 16 हवाई अड्डे बनकर तैयार हो जाएंगे। अधिकारियों ने कहा कि 7 मेगा टेक्सटाइल पार्कों के लिए बुनियादी ढांचा डेवलपर्स का चयन मार्च के अंत तक पूरा हो जाएगा, क्योंकि भारत कपड़ा विनिर्माण केंद्र बनने पर जोर दे रहा है। ये तथाकथित मास्टर डेवलपर्स 12,000 करोड़ के निवेश के साथ प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल योजना के तहत 7 पार्कों का निर्माण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए कई फैसलों की सराहना की और कहा कि रेलवे परियोजनाओं की मंजूरी से बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा और व्यस्त मार्गों पर भीड़ कम होगी और वाणिज्य के साथ साथ कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा। मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार से 100% वित्त पोषण के साथ लगभग 12,343 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली रेल मंत्रालय की 6 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के मंत्रिमंडल के विस्तार से मत्स्य पालन क्षेत्र में लोगों के लिए बेहतर ऋण पहुंच सुनिश्चित होगी और संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार को ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ाने के लिए एक योजना के तहत नई परियोजनाएं शुरू करते समय स्थानीय जनप्रतिनिधियों को शामिल करने का निर्देश दिया। राज्य सरकार द्वारा पिछले साल जुलाई में अमा ओडिशा नवीन ओडिशा योजना शुरू की गई थी। इसके तहत परियोजनाओं को अंतिम रूप देने वाली टीम में स्थानीय सरपंच शामिल नहीं है। परियोजनाओं के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्थानीय सरपंच को शामिल करने की प्रार्थना करते हुए पिछले साल अक्टूबर में उच्च न्यायालय में कई याचिकाएं दायर की गई थी। न्यायमूर्ति BP राउतरे ने राज्य सरकार को विकासात्मक योजना के तहत किसी भी परियोजना को शॉर्टलिस्ट करने से पहले स्थानीय जनप्रतिनिधियों को शामिल करने का निर्देश दिया।
इंजीनियरिंग फर्म हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया ने नया टैब खोलते हुए गुरुवार को तीसरी तिमाही के मुनाफे में 20.6% की बढ़ोतरी दर्ज की, जिससे बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च में बढ़ोतरी हुई। अमेरिकी कंपनी हनीवेल इंटरनेशनल की भारतीय शाखा का मुनाफा 31 दिसंबर को समाप्त 3 महीनों में 1.28 अरब रुपए रहा, जो एक साल पहले 1.06 अरब रुपए था। मई में होने वाले भारतीय आम चुनावों से पहले बुनियादी ढांचे पर खर्च में बढ़ोतरी ने इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनियों के प्रदर्शन को बढ़ावा दिया है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स प्रमुख नेस्ले इंडिया ने गुरुवार को कहा कि उसे सरकार के बुनियादी ढांचे पर खर्च, मुद्रास्फीति में कमी और आगामी चुनावों के कारण खपत में बढ़ोतरी की उम्मीद है। हालांकि नेस्ले इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुरेश नारायण ने कहा कि एफएमसीजी क्षेत्र में कुछ तनाव बिंदु देखे जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि त्योहारी सीजन लग्जरी ट्रम्पिंग आम रोजमर्रा के उत्पादों के साथ उम्मीद के मुताबिक उत्साहपूर्ण नहीं था। हालांकि 2022 की तुलना में 2023 में समग्र हेडलाइन मुद्रास्फीति कम हो गई। खाद्य मुद्रास्फीति में उतार चढ़ाव जारी है। चुनाव के आसपास आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने की काफी उम्मीद है कि इससे कंपनियों को थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने एक मीडिया गोलमेज सम्मेलन के दौरान ये कहा। 12 नवंबर 2023 की सुबह उत्तराखंड में एक निर्माणाधीन सड़क सुरंग का 57 मीटर चौड़ा हिस्सा अचानक ढह गया। तलछट और पत्थरों के ढेर में सुरंग के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया गया, जिससे 41 श्रमिक फंस गए। अगले 17 दिनों में दुनिया ने देखा कि राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने सभी 41 श्रमिकों को बचाने के लिए अंतिम सफलता हासिल करने के लिए विशेषज्ञों और चूहा छेद खनिकों के साथ काम किया। हालांकि बचाव की सफलता ने उत्तराखंड में सिलकायरा और बारकोट के बीच बनाई जा रही 4.53 किलोमीटर लंबी सुरंग में डिजाइन और निर्माण के बारे में लगातार मिल रही शिकायतों पर काबू पा लिया। खराब सड़क बुनियादी ढांचे और परिणामी यातायात बाधाओं के कारण चाकन औद्योगिक क्षेत्र को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, क्योंकि कई कंपनियां बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण अपना परिचालन बंद कर रही हैं और अपना आधार दूसरे राज्यों में स्थानांतरित कर रही हैं। चल रहे सड़क कार्यों के बावजूद ये क्षेत्र यातायात की भीड़ और गड्ढों से जूझ रहा है। सड़कों की खराब स्थिति के कारण न केवल बार बार ट्रैफिक जाम होता है, बल्कि दुर्घटनाओं में भी वृद्धि हुई है, जिनमें से कुछ तो घातक भी हैं। महत्वपूर्ण जंक्शनों पर यातायात पुलिस की अनुपस्थिति और घटिया सड़कें स्थिति को बिगाड़ने वाले प्रमुख मुद्दों में से है। SJVN और GUVNL चरण 22 में 200 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए गुजरात ऊर्जा विकास निगम द्वारा आशय पत्र से सम्मानित किया गया है। इस परियोजना के विकास की अनुमानित लागत 1100 करोड़ रुपए है। ग्राउंड माउंटेड सौर परियोजना को इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण EPC अनुबंध के माध्यम से भारत में कहीं भी SJVN की सहायक कंपनी SJVN ग्रीन एनर्जी द्वारा विकसित किया जाएगा। ये परियोजना बिजली खरीद समझौते PPA पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 18 महीने की अवधि में शुरू की जाएगी। ये PPA GUVNL और SGEL के बीच 25 वर्षों के लिए हस्ताक्षरित किया जाएगा। बर्न्स एंड मैकडॉनल्ड इंडिया बर्न्स एंड मैकडॉनल्ड के हिस्से ने बेंगलुरु में फर्म के नए कार्यालय के लिए ब्रेट मैकगेरी को क्षेत्रीय कार्यालय प्रबंधन के रूप में नामित किया है। निकेश रेग्मी को बर्न्स एंड मैकडॉनल्ड इंडिया के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप का नेतृत्व करने के लिए पदोन्नत किया गया है। मैकगेरी 2016 से बर्न्स एंड मैकडॉनल्ड इंडिया के लिए नेतृत्व टीम का एक अभिन्न अंग रहा है। भारत में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन समूह के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए मैकगेरी ने टीम को 400 कर्मचारियों तक विस्तारित किया, जिससे भारत में कंपनी के सबसे बड़े समूह के रूप में अपनी स्थिति मजबूत हुई। उनके नेतृत्व में समूह की न केवल संख्या में वृद्धि हुई, बल्कि दुनिया भर में 16 अन्य कार्यालयों के साथ साझेदारी भी स्थापित की गई है। इस विस्तार ने फर्म को 60 से अधिक सक्रिय खातों के साथ विविध प्रकार के ग्राहकों को सेवा देने में सक्षम बनाया है। सरकार ने निर्माणाधीन सिलकायरा बारकोट सुरंग में एक पैनल द्वारा बताई गई कमियों के लिए NHIDCL अधिकारियों को नोटिस जारी किया है, जिसका एक हिस्सा पिछले साल ढह गया था। संसद को गुरुवार को सूचित किया गया था। 12 नवंबर को निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने से कुल 41 श्रमिक फंस गए। श्रमिकों को 28 नवंबर को बचाया गया था। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि विशेषज्ञ समिति ने साइट का दौरा किया और प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी।
तदनुसार आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ परियोजना को फिर से शुरू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधितों को निर्देश जारी किए गए हैं। गडकरी ने कहा कि प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर समिति द्वारा बताई गई कमियों के लिए डीपीआर सलाहकार प्राधिकरण के इंजीनियर, ईपीसी ठेकेदार और एनएचआईडीसीएल के परियोजना पर्यवेक्षी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। भारतीय पवन ऊर्जा कंपनी आइनॉक्स विंड लिमिटेड ने आज घोषणा की है कि उसने अगले 3 वर्षों में 1500 मेगावाट की पवन क्षमता की स्थापना आपूर्ति के लिए भारत की सबसे बड़ी बिजली उपयोगिताओं में से एक सीईएससी लिमिटेड के साथ एक बाध्यकारी रूपरेखा समझौता किया है। समझौते के दायरे में 1000 मेगावाट के लिए एंड टू एंड टर्नकी निष्पादन और 500 मेगावाट के लिए सीमित दायरे वाले ईपीसी के साथ उपकरण आपूर्ति का मिश्रण शामिल है। इसके अतिरिक्त आईडब्ल्यूएल की सहायक कंपनी आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड आईजीईएसएल कमीशनिंग के बाद बहुवर्षीय संचालन और रखरखाव सेवाएं प्रदान करेगी। ये किसी भी विंड ओईएम द्वारा भारत में पवन परियोजना के लिए हस्ताक्षरित अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। तो आज के इस ईपीसी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।